साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज में तीसरी क्लास के दौरान व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर को समझेंगे। अब तक हमारी 2 क्लास पूरी हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में अर्थशास्त्र के अर्थ और परिभाषाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की थी। सेकंड क्लास में हमने अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अपनी तीसरी क्लास में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, सर्वप्रथम सन 1933 में रैगनर फ्रिश ने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया। सर्वप्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग 1933 में रैगनर फ्रिश के द्वारा किया गया था। माइक्रो तथा मैक्रो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस तथा मैक्रोस से हुई है। माइक्रो का अर्थ सूक्ष्म है व मैक्रो का अर्थ व्यापक होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के समूह का या एक देश का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम इनके अंतर का अध्ययन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक या एक फर्म का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का जो अध्ययन किया जाता है वह कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित कीमत पर निश्चित आमदनी की स्थिति में उसकी संतुष्टि को अधिकतम करना, अर्थात एक उपभोक्ता अपनी निश्चित कीमत पर एक निश्चित आमदनी से अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। इसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार एक उत्पादक द्वारा एक वस्तु या सेवा की निश्चित कीमत की स्थिति में उसके उत्पादन को अधिकतम करना, इसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह हम एक फर्म के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसी तरह एक फर्म द्वारा अथवा समान फर्मों के समूह, जिसको हम उद्योग कह सकते हैं, उद्योग में निश्चित कीमत पर लाभ व उत्पादन को अधिकतम करना, इन सभी का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इन सभी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है। वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत भी साधनों की कीमत को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। इनमें वितरण के सिद्धांत में साधनों की कीमत को ध्यान रखा जाता है और साधनों की जो कीमत होती है, श्रम की कीमत मजदूरी होती है, पूंजी की कीमत ब्याज होती है, भूमि के उपभोग की कीमत लगान होती है और उद्यमी के उपयोग की कीमत लाभ होती है। इनकी कीमत को ध्यान में रखकर इनका वितरण किया जाता है, जो वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित होता है। साथियों, मेरे द्वारा जो एनसीईआरटी की यह डेली सीरीज जो शुरू की गई है, इस सीरीज से आशा करता हूँ निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त हो रहा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप वहाँ पर वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और भविष्य में इनको दोबारा से प्रॉब्लम ना हो, इस समस्या के समाधान हेतु आप इन जो भी वीडियो में आपको बताया जाए, इनको आप नोट्स के रूप में तैयार भी कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए लाभदायक रहेंगे। साथियों, अब हम अपनी जो अगला टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग व्यापक अथवा समग्र स्तरों के संदर्भ में किया जाता है।
जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग सूक्ष्म इकाइयों के संदर्भ में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के स्तर, रोजगार के स्तर, देश में बचत का स्तर, निवेश का स्तर या विनियोग का स्तर, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक वृद्धि व विकास में उतार चढ़ाव आदि का अध्ययन किया जाता है। इन सभी का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार का सिद्धांत कहते हैं, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत का सिद्धांत कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित जॉन मेनार्ड कीन्स की सन 1936 में द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में इन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत के बारे में चर्चा की। इससे पहले कीन्स के पहले क्लासिकल थ्योरी चलती थी, लेकिन 1929 से 1933 के मध्य जो मंदी देखी गई, विकसित अर्थव्यवस्थाएं तबाह हुई, वे अर्थव्यवस्थाएं क्लासिकल सिद्धांत के आधार पर दोबारा से नहीं उभर पाई। उन्हीं के समाधान हेतु कीन्स ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की 1936 में, जिसका नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके प्रकाशन के बाद समष्टि अर्थशास्त्र का विकास संभव हुआ। इसलिए जॉन मेनार्ड कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। साथियों, कीन्स दो हैं, J.M. कीन्स और दूसरा है J.N. कीन्स। J.M. कीन्स का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से है, जबकि J.N. कीन्स ने अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र का अध्ययन किया था। इस तरह से इन दोनों के अंतर को ध्यान में रखना है। ये J.M. कीन्स जॉन मेनार्ड कीन्स है, जबकि J.N. कीन्स जॉन नेवले कीन्स है। इस तरह से हम अब व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर को एक तालिका के अनुसार अध्ययन करेंगे। अध्ययन का आधार है अध्ययन की इकाई। यहाँ पर पहली जो इकाई है अध्ययन की इकाई, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन की इकाई जो है एक व्यक्तिगत इकाई के अनुसार अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इसकी जो मान्यता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार व सरकार का दखल नहीं, स्वतंत्र कीमत तंत्र कार्य करता है, इस मान्यता के ऊपर आधारित है। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र की मान्यता उत्पादन के साधनों का वर्तमान वितरण पहले से ही निर्धारित होता है, इस मान्यता के ऊपर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य उत्पादकता का विस्तार व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांतों हेतु है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण का उपकरण कीमत के उपकरण को माना गया है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण का उपकरण राष्ट्रीय आय के स्तर को माना गया है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहते हैं, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत स्तर का सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की स्थिति व्यक्तिगत इकाइयों का जब वे संतुलन में होती हैं तब व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन में होती है तब समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जब व्यक्तिगत इकाइयां संतुलन में होती हैं तब तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, लेकिन जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन में होती है तब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन का प्रकार है आंशिक संतुलन पाया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य संतुलन देखने को मिलता है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र में परिवर्तन समष्टि की स्थिरता में भी संभव हो सकते हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में परिवर्तन समष्टि की स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। इन दोनों में विरोधाभास पाया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए बचत लाभकारी है तो समष्टि अर्थशास्त्र के लिए बचत अलाभकारी है। साथियों, इस तरह से आज हमने अपनी इस क्लास में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के मध्य पाया जाने वाला अंतर के बारे में चर्चा की। साथियों, आपको यह क्लास कैसी लगी? आप अगर NCERT से संबंधित रेगुलर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी साथी हैं जिनको NCERT पुस्तक की आवश्यकता है, उनसे संबंधित नोट्स चाहिए या उनसे संबंधित क्लास चाहिए, तो वहाँ तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।